All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So continuing costing from our previous three classes, हमने बहुत डिटेल में कॉस्टिंग को अंडरस्टैंड किया, कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन लिया, कॉस्टिंग का बैकग्राउंड लिया कि सिर्फ कॉस्टिंग इज कॉस्ट एनालिसिस इज टू study different types of cost and to segregate cost into different types में कॉस्ट को segregate करने को कॉस्ट एनालिसिस कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट कॉस्ट मौजूद है हमारे पास। हमने फिर कॉस्ट के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे जिसमें हमने वेरिएबल कॉस्ट को अंडरस्टैंड किया, फिक्स कॉस्ट को अंडरस्टैंड किया, प्रॉफिट निकाले, हमने प्रॉफिट लॉसेस निकाले। हमने लास्ट क्लास में कॉस्टिंग के दो सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया था कि सर एक मार्जिनल कॉस्टिंग होती है, दूसरी एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग होती है। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारा सारा फोकस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर होता है, वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट कंसिडर किया जाता है, और फिक्स कॉस्ट को एज अ टाइम पीरियड कॉस्ट कंसिडर किया जाता है, उसे हम पर यूनिट डिवाइड नहीं करते। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट डिवाइड नहीं करते, रादर दैट इज कंसिडर्ड एज अ होल। अगर हम एक दिन की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो एक दिन की कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो एक दिन की फिक्स कॉस्ट कंसिडर करेंगे। अगर हम एक हफ्ते की कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो एक हफ्ते की फिक्स कॉस्ट को कंसिडर करेंगे। एक महीने की कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो एक महीने की फिक्स कॉस्ट को कंसिडर करेंगे। जो टाइम पीरियड है उसकी टोटल फिक्स कॉस्ट को कंसिडर करेंगे, एंड दैट फिक्स कॉस्ट वुड नॉट बी डिवाइडेड ऑन पर यूनिट बेसिस। ये मार्जिनल कॉस्टिंग थी। हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के कुछ यूजफुलनेस अंडरस्टैंड किए थे कि मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प्स अ बिजनेस इन मेनी डिसीजंस सच एज ब्रेक इवन। हमने ब्रेक इवन पे बात की थी कि सर ब्रेक इवन ये लास्ट क्लास में इनिशिएट किया था, आज इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सर ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट, ऐसी सिचुएशन जहां बिजनेस को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। आसान अल्फाजों में जितना बिजनेस का टोटल रेवेन्यू है उतनी ही टोटल कॉस्ट है, या जितनी टोटल कॉस्ट है बिजनेस का रेवेन्यू भी उतना ही है। हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि कोई भी बिजनेस लॉस नहीं चाहता, हर बिजनेस प्रॉफिट चाहता है, बेयर मिनिमम ब्रेक इवन चाहेगा। तो ब्रेक इवन पता होगा तो आप उसकी वर्किंग करोगे ना। ब्रेक इवन पता ही नहीं है तो वर्किंग किस चीज की करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्रेक इवन प्रोवाइड्स अ ह्यूज बिजनेस ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर देता है कि यार एटलीस्ट हमें ये लेवल अचीव करना है। कौन सा लेवल? ब्रेक इवन का लेवल अचीव करना है। हमने लास्ट क्लास में एक बड़ी जबरदस्त एक्टिविटी अटैम्प्ट की थी। भाई मिस्टर ए ने एएफसी स्टार्ट किया और उनकी स्पेशलिटी थी जिंगर्स, और वो जिंगर्स की हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे। नोट कीजिएगा, हमने बहुत सारी कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया लास्ट क्लास में। आप लोगों ने हेल्प की कॉस्ट की आइडेंटिफिकेशन में। अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब तक मिस्टर ए ने हमें जिंगर की सेलिंग प्राइस नहीं बताई है। नोट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, थोड़ी देर में हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन आप लोगों ने जिंगर बनाने के लिए मुझे ठीक ठाक कॉस्ट बताई। थैंक्स थैंक्स टू यू गाइस। आप लोगों ने लास्ट क्लास में बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया और आप लोगों ने ठीक ठाक कॉस्ट बताई। और कॉस्ट सिर्फ बताई नहीं, उसके बाद आप लोगों ने कॉस्ट एनालिसिस भी किया कि वेरिएबल अलग और फिक्स अलग, ये भी किया। तो आज हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी लास्ट क्लास का कंटेंट था, आज हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला काम हम आइडेंटिफाई करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर जिंगर, पर यूनिट। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, लास्ट क्लास में जब आप लोगों ने हर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट बता दी कि सर बंस हैं, चिकन है, सॉसेज है, ये सब वेरिएबल कॉस्ट हैं,
तो अब हम सारी वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पर जिंगर निकाल सकते हैं। तो यहां मैं आपके सामने टीवीसी पे काम कर रहा हूं, चेक कर लीजिएगा। यहां पर आपके सामने टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, आप इसको पर यूनिट बोलो या पर जिंगर बोलो, इट इज सेम राइट नाउ। आप इसको पर यूनिट बोलो, पर जिंगर बोलो, इट इज सेम राइट नाउ, इसमें कोई फर्क नहीं है। नोट कीजिएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे कि सबसे पहली वेरिएबल कॉस्ट है बंस, 20 रुपीज। तो आप चेक कीजिएगा, इसका मतलब जिंगर बनाने के लिए सबसे पहले 20 रुपए लगेंगे बंस पे। उसके बाद दूसरी वेरिएबल कॉस्ट है चिकन, चिकन लगेगी 100। तो हर एक जिंगर पे चिकन लगेगी 100, देखते जाइएगा। उसके बाद हमारे पास है सॉसेस, सॉसेस पे 20 रुपीज लग रहे हैं हमारे, चेक करते जाइएगा। उसके बाद हमारे लग रहे हैं वेजीज, वेजीज पे 40 रुपीज पर यूनिट पर जिंगर, हर यूनिट पे 40 रुपए की वेजीज लगनी है हमारी। उसके बाद वेजीज के बाद वेरिएबल कॉस्ट है चीज, 50 रुपीज पर यूनिट, 50, चेक करते जाइएगा 50, ठीक हो गया। उसके बाद हमारी जो है वो ब्रेड क्रम्स, कॉर्नफ्लोर, एग्स एंड मैरिनेशन सब मिला के 40 रुपीज का हो रहा है। तो ये 40 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट आ गई हमारी। उसके बाद बॉक्सेस 10 रुपीज के लग रहे हैं हमारे, ठीक हो गया। और बटर पेपर और शॉपिंग बैग्स 10 रुपीज के लग रहे हैं। इसके अलावा आप चेक कर लें, प्लीज चेक कर लीजिए इसके अलावा। आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कोई और वेरिएबल कॉस्ट हमारे सामने मौजूद है। वी आर डन विद दिस। 20, 100, 20, 40, देन 50, 40, 10 एंड 10, ये वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास। अब मैं टोटल कर रहा हूं, तमाम वेरिएबल कॉस्ट को मैं आपके सामने टोटल कर रहा हूं, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और अगर आप भी टोटल कर देंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, कैसा लगेगा, एएफसी में आप भी इंक्लूडेड हैं। तो सर 20 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 10 एंड वी हैव, थैंक यू हमजा, 290। 290 चेक कीजिएगा जरा सर, रुपीस 290 पर जिंगर। अब इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, हर एक जिंगर बनाने की कॉस्ट 290 रुपीज है। हर एक जिंगर बनाने की कॉस्ट 290। एक जिंगर डायरेक्टली मुझे 290 रुपीज का पड़ रहा है, ठीक हो गया। इसके बाद हमें टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं सर, टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं होगी, बल्कि ये हर महीने की है। चेक करो, पर मंथ पर मंथ पर मंथ पर मंथ, मंथली फिक्स कॉस्ट है हमारे पास। तो टोटल फिक्स कॉस्ट पूरे महीने की निकालेंगे तो हमारे पास कॉस्ट में सबसे पहली फिक्स कॉस्ट है ऑयल की 30,000। चेक कीजिएगा, सबसे पहले ऑयल की फिक्स कॉस्ट है 30,000, ठीक हो गया। उसके बाद चेक करना, ऑयल के बाद हमारे पास है लेबर, जिसमें शेफ है 60,000, ठीक हो गया। वेटर्स है हमारे पास 20,000, ठीक है। गैस है हमारे पास 30,000, बाकी यूटिलिटीज हैं 90,000, रेंट है 50,000 और सिक्योरिटी है 30,000। उसके बाद टिश्यू पेपर है 6,000, टुल्लू के दिए 5,000, मिठाई ईदी 3,000,
और एडवर्टाइजमेंट 10,000, ये चेक कीजिएगा। दिस विल गिव अस टोटल फिक्स कॉस्ट पर मंथ, पूरे महीने की जो फिक्स कॉस्ट आ रही है हमारे पास, दैट विल बी 30,000 plus 60,000 plus 20,000 plus 30,000 plus 90,000 plus 50,000 plus 30,000 plus 6,000 plus 5,000 plus 3,000 plus 10,000, and that is 334,000. चेक कीजिएगा सर, रुपीस 334,000 पर मंथ। ऑल राइट जी हमजा, यही वैल्यू आ रही है। थैंक यू वेरी मच। फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा इंपॉर्टेंट पार्ट। हमें एएफसी की मंथली फिक्स कॉस्ट पता चल गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमें एएफसी की मंथली फिक्स कॉस्ट पता चल गई है कि जिंगर बनाओ ना बनाओ, ये कॉस्ट तो बेयर करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है ना? 334,000, 3,34,000 फिक्स कॉस्ट पर मंथ, ये बेयर करनी ही करनी पड़ेगी। दिस इज फिक्स्ड, इट डज नॉट चेंजेस विद द आउटपुट। जिंगर से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं कि मैंने एएफसी इसीलिए स्टार्ट किया होगा ताकि मैं प्रॉफिट कमाऊं, टू अर्न प्रॉफिट, टू मेक सम प्रॉफिट आउट ऑफ दिस बिजनेस। ठीक है ना? मैं इसीलिए एएफसी स्टार्ट किया कि मैं प्रॉफिट कमाऊं। मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि लॉस हो, हरगिज नहीं चाहूंगा कि मुझे नुकसान हो। मैं एटलीस्ट ये चाहूंगा कि चलो अगर फायदा नहीं हो रहा तो यार नुकसान भी ना हो। दैट मीन्स मैं चाहूंगा कि मुझे क्या हो, चेक कीजिएगा कि मुझे एएफसी में ब्रेक इवन हो। नोट कीजिएगा, ब्रेक इवन, दिस इज द बेयर मिनिमम आई वुड बी लुकिंग फॉर इन माई बिजनेस, कि कम अज कम जो है वो मुझे ब्रेक इवन तो हो एटलीस्ट, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, व्हाट इज मेंट बाय ब्रेक इवन। हालांकि इसकी डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों को पहले लिखवा चुका हूं, लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में इसकी डिस्क्रिप्शन लिखा चुका हूं। आज इसकी क्योंकि न्यूमेरिकल वर्किंग है तो रिव्यू कर लेते हैं। चेक कीजिएगा सर, ब्रेक इवन का मतलब क्या है। इट इज द, ये चेक कीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूं और फॉन्ट चेंज, कलर चेंज कर रहा हूं। इट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स a business needs to sell, or amount of sales revenue, or amount of sales revenue that a business needs to earn, that a business needs to earn to cover total costs resulting in neither profit nor लॉस। तो आप चेक करें, मैंने आपके सामने ब्रेक इवन की डिस्क्रिप्शन लिखी है कि इट इज नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, फॉन्ट का कलर चेंज है, नंबर ऑफ यूनिट्स
कि इतने यूनिट्स हमें बेचने ही बेचने हैं कि हमें लॉस ना हो, चलो प्रॉफिट नहीं हो रहा, ब्रेक इवन हो जाए। मतलब एएफसी स्टार्ट करने से पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि कितने जिंगर बेचने पर मेरा लॉस अवॉइड हो जाएगा, कितने जिंगर बेचने पर मेरा लॉस अवॉइड हो जाएगा, ये मुझे पता होना चाहिए। इट इज मैनी अ टाइम एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, आप यकीनन अकाउंटिंग स्टूडेंट है तो बिजनेस भी पढ़े होंगे, बिजनेस पढ़ लिया होगा या पढ़ रहे होंगे। बिजनेस का सेक्शन 1 का चैप्टर 5 है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। दीज आर द टारगेट्स, एम्स, गोल्स ऑफ द बिजनेस। सर वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ सर्वाइवल में पढ़ते हैं हम ब्रेक इवन, कि ब्रेक इवन भी एक ऑब्जेक्टिव है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचने हैं कि बचत हो जाए, या फिर बिजनेस की सेल्स कितनी होनी चाहिए कि ब्रेक इवन पर आ जाए। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा ये जो दो रेड से हाईलाइट किए हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रेक इवन है, चेक कीजिएगा कि सर ये जो ब्रेक इवन है, नोट कीजिएगा, ये दो तरीकों से एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये जो ब्रेक इवन है, इसे हम दो तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या ब्रेक इवन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग टू मैथड्स, टू वेज, दो तरीके। ये आपके सामने यहां पे लिख रहा हूं, टू वेज, दो तरीके हैं ब्रेक इवन आइडेंटिफाई करने के, ब्रेक इवन कैलकुलेट करने के, या फिर ब्रेक इवन को एक्सप्रेस करने के। कि अगर आपको किसी को बताना हो कि भाई मेरा लॉस कहां कवर हो जाएगा, तो आप उसे नोट कीजिएगा, बता सकते हैं ब्रेक इवन, ब्रेक इवन इन नंबर ऑफ यूनिट्स में। सबसे पहले आप उसे ब्रेक इवन इन नंबर ऑफ यूनिट्स में बता सकते हैं कि मैं इतने जिंगर सेल करूंगा तो मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा। सबसे पहले आप उसे बता सकते हैं इन नंबर ऑफ यूनिट्स कि मैं इतने जिंगर सेल करूंगा तो मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा, मेरा लॉस अवॉइड हो जाएगा। दूसरा, आप उसे बता सकते हैं, चेक कीजिएगा, ब्रेक इवन इन अमाउंट ऑफ सेल्स रेवेन्यू। ये चेक करें आप उसे बता सकते हैं ब्रेक इवन इन अमाउंट ऑफ सेल्स रेवेन्यू, कि इतने रुपए के जिंगर बेचूंगा तो मेरा लॉस अवॉइड हो जाएगा, तो मेरा लॉस अवॉइड हो जाएगा। इतने रुपए के जिंगर अगर मैं बेचूंगा तो मेरा लॉस अवॉइड हो जाएगा। मुझे बताएं, एक सवाल है, आई एम आस्किंग यू गाइस वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ भाई, उम्मे रुमान, साइद, शायान, उमर, महराज, कियान, इब्राहिम, हमजा, फातिमा, अलीजे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे ये बताएं, क्या हमें एएफसी के हर एक जिंगर की वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई कि एक जिंगर कितने का बन रहा है हमारा? क्या हमें एएफसी के हर एक जिंगर की कॉस्ट पता चल गई कि एएफसी का हर एक जिंगर कितने रुपए का बन रहा है? बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। और क्या हमें एएफसी की मंथली कॉस्ट भी पता चल गई कि हर महीने ये कॉस्ट आएगी ही आएगी? राइट। अब मुझे बताएं, क्या एज अ बिजनेस, क्या एज अ बिजनेस ओनर, क्या मुझे एज अ बिजनेस ओनर ये बात पता होनी चाहिए कि मेरा लॉस कहां अवॉइड हो जाएगा, मुझे कितने जिंगर्स बेचने पड़ेंगे?
क्या एज अ बिजनेस ओनर मुझे ये बात पता होनी चाहिए? यस सर। उसके लिए ब्रेक इवन पे काम करेंगे। तो फोकस कीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा। एक चीज जो हमारी रह गई थी उसमें काम करने जा रहा हूं, नोट कीजिएगा। सर सेलिंग प्राइस, सर सेलिंग प्राइस के एएफसी में हम हर एक जिंगर, चेक कर लीजिएगा, हम हर एक जिंगर, लेट सपोज 500 रुपीज का सेल कर रहे हैं। भैया कितने का सेल कर रहे हैं? 500 रुपीज का हर एक जिंगर सेल कर रहे हैं। या चलो मैं एक काम करता हूं, न्यूमेरिकल हमारे लिए आसान रहे, न्यूमेरिकल हमारे लिए आसान रहे, मैं न्यूमेरिकल आसान बनाने के लिए इसकी प्राइस को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। चेक कीजिएगा सर, मैं इसको सेल कर रहा हूं 390 पर यूनिट। अभी एग्जाम्पल बड़ी आसान हो जाएगी, न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा। अब आप चेक करें जरा, हर एक जिंगर हमें बनाने में पड़ रहा है 290 का, हर एक जिंगर बनाने में हमें पड़ रहा है 290 का, और जब हम उसे बेचते हैं तो हम प्राइस चार्ज करते हैं 390। हम प्राइस चार्ज करते हैं 390। मुझे बताएं, क्या हर एक जिंगर पे 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? जल्दी से बताएं, क्या मुझे हर एक जिंगर पे 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? मैं 290 का बना रहा हूं और 390 का बेच रहा हूं। क्या हर एक जिंगर पे मुझे 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है? सुन लीजिएगा, नो सर। एंड आई एम रियली ग्लैड दैट यू गाइज हैव टू हैव अ वेरी स्पॉट ऑन आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड गाइस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। सर ये हमारा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि सर ये तो अभी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, फिक्स कॉस्ट भी तो कवर करनी है हर महीने। तो अब अंडरस्टैंड करना, ये जो 100 रुपए है ना, 100 रुपए, ये जो 100 रुपए है, इसको हम प्रॉफिट नहीं कहते, बल्कि इसको कहते हैं बचत। कॉस्टिंग में इसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बिल्कुल उमर, बिल्कुल ठीक बेटा, इसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लेट मी रिपीट दिस पॉइंट अगेन सो दैट इट क्लैरिफाइज एवरीथिंग। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। हर एक जिंगर बनाने के लिए 290 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट लग रही है। एक 290 रुपए में हमारा जिंगर रेडी हो जाएगा, और उस जिंगर को हम बेचते हैं 390 रुपीज में। तो टेक्निकली 100 रुपए ऊपर, तो वो 100 रुपए प्रॉफिट नहीं है, 100 रुपए बचत है। 100 रुपए बचत है, बच रहे हैं हमें, मुनाफा नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। कॉस्टिंग में हम इस 100 रुपए को कहते हैं कंट्रीब्यूशन। अच्छा, कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं, ये भी सुन लो। बहुत दफा स्टूडेंट पूछते हैं, कंफ्यूज होते हैं, नहीं पूछते लेकिन उनके माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं भला? Why it is said contribution? Because contribution is the amount one unit contributes, helps in covering fixed cost. ये 100 करके ही तो फिक्स कॉस्ट कवर की जाएगी, ये 100 करके ही तो फिक्स कॉस्ट कवर की जाएगी। जरा यहां पे चेक कीजिएगा, मैं आपके सामने एक वर्किंग करने जा रहा हूं। यहां पर आई विल बी डूइंग अ वेरी स्मॉल वर्किंग आपके सामने। बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, वर्किंग एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ आ जाएगी आपको पूरी कहानी। चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा, और खबरदार, खबरदार जो कोई मेरे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पे हंसा है, मैं पहली बता रहा हूं, आप सबको पता है आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट माय आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, राइट। बहुत मेहनत से, तुम लोगों ने देखा था ना वो लिमिटेड कंपनी के बाहर गनमैन कैसा खड़ा था, गार्ड,
और मैंने कैसी जी वैगन बनाई थी। हाँ, अपने आर्ट्स एंड क्राफ्ट का सिर्फ मैं मजाक उड़ा सकता हूँ बस, ये याद रखिएगा। ठीक है ना? तो अब मैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट की वर्किंग करने जा रहा हूँ। खबरदार जो किसी ने मजाक उड़ाया है। ठीक है ना? ऑलराइट। तो मैं आपके सामने, यार वैसे अच्छा लग रहा है, नीचे वाला बन थोड़ा पतला हो गया। ठीक है ना? हंसना नहीं। ये लो, डबल पैटी जिंगर लग रहा है ये तो। उफ, खैर। ऑलराइट, वैसे ये जिंगर से ज्यादा जो है वो बीफ स्मैश बर्गर लग रहा है। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा बर्गर पतला हो गया। चिकन को पोलियो था। राइट, चिकन के बजाय चूजे का बर्गर जिंगर बना के दे दिया हमने। ओके, तो खैर। ऑलराइट, तो अब ये सपोज करो ये जिंगर है। सपोज कर लो जिंगर है। कितने का सेल कर रहे हैं? चेक कीजिएगा कितने का सेल कर रहे हैं, नोट कीजिएगा। रुपीस 390। हम हर एक जिंगर 390 का सेल कर रहे हैं, चेक कर लीजिएगा। अब आपको प्रैक्टिकल यहां बैठ के प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि ये 390 से कॉस्टिंग कैसे होगी। हाउ वी विल बी डूइंग कॉस्टिंग विद दिस 390 रुपीज। चेक कीजिएगा। भाई, मैं अमार समाना एएफसी का ओनर, काउंटर पे बैठा हुआ हूं। ऑर्डर आया, एक कस्टमर, हमारी लाइफ का एएफसी का पहला कस्टमर आया। अस्सलाम वालेकुम। कस्टमर ने ऑर्डर दिया, हमने उसे जिंगर दिया, उसने हमें 390 रुपीज दिए। अच्छा, क्या ये 390 रुपए मैं जेब में रख लूं? क्या ये 390 रुपीज मैं जेब में रख लूं? नहीं सर, ना ना ना। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना? नहीं सर, जेब में क्यों रखेंगे? सर, पहले तो इस 390 रुपीज से इसी जिंगर बनाने की कॉस्ट को साइड में करो। भाई, ये बन, चिकन, वेजीज, सॉसेस, राइट, दोबारा खरीदने पड़ेंगे ना। अगर हम दोबारा नहीं इन्वेस्ट करेंगे इन बाइंग अप द स्टॉक, इन बाइंग अप द गुड्स दैट वी नीड टू प्रोड्यूस द जिंगर, तो अंडरस्टैंड करना इस बात को, फिर तो वी वुड बी आउट ऑफ स्टॉक। हम हमारे पास तो चिकन ही खत्म हो जाएगा, बन खत्म हो जाएंगे, सॉसेस खत्म हो जाएंगे, तो बिजनेस बंद हो जाएगा भाई। तो रिप्लेनिश भी तो करना है हमें अपने इन्वेंट्रीज को। तो अब अंडरस्टैंड करना, इस 390 रुपीज से फोकस करिएगा। इस 390 रुपीज से सबसे पहले मैं इसे डालूंगा, चेक कीजिएगा, एक बास्केट में। ये चेक करें जरा, थोड़ा सा बास्केट का शेप आउट हो रहा था। ऑल राइट, अब बेहतर है। ठीक है ना? सबसे पहले मैं इस 390 में से एक अमाउंट निकाल के एक बास्केट में डालूंगा। उस बास्केट का नाम है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उस बास्केट का नाम है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और सर, मैं 390 में से, नोट कीजिएगा, 290 रुपीज इस बास्केट में डाल दूंगा। जैसे ही कस्टमर ने मुझे पैसे दिए 390, मैंने जिंगर हैंड ओवर किया। जिंगर हैज बीन सोल्ड। मेरे पास 390 रुपीज हाथ में मौजूद हैं। मैं क्या करूंगा, 390 में से 290 अलग करके एक बास्केट में गिरा दूंगा। उस बास्केट का नाम है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। समझिएगा, अभी टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बास्केट में 290 रुपीज मौजूद हैं। मेरे पास अभी भी 100 रुपए बच गए हैं। क्या करूं, इसको घर ले जाऊं, इसे जेब में रख लूं इस 100 रुपए को, क्योंकि बन और चिकन के तो पैसे मैंने अलग कर लिए। नो सर, नॉट यट। अभी आप उस 100 रुपए को घर नहीं ले जा सकते, क्योंकि अभी आपको फिक्स कॉस्ट भी कवर करनी है। रेंट, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, यूटिलिटीज, गैस, ऑयल एंड एवरीथिंग।
तो आपको बहुत सारी कॉस्ट अभी कवर करनी है जो कि फिक्स्ड हैं। तो आपको अब नोट कीजिएगा व्हाट इज डन ओवर हियर, गौर से देखिएगा। अब ये जो 100 रुपए बच रहे हैं, नोट कीजिएगा, ये जो 100 रुपए बच रहे हैं, ₹100, ठीक है ना। मैं आपके सामने इधर एक छोटी सी जगह अक्वायर कर लेता हूं। ऑल राइट, ये जो 390 है, ये है सेलिंग प्राइस। 390 जो है, ये है सेलिंग प्राइस। चेक करते जाइएगा। ये जो 290 था, ये थी टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर जिंगर। तो अब 100 रुपए जो बचे हैं, जो 100 रुपए अभी मेरे हाथ में मौजूद हैं, इसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। इसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। ये बचत है। हर एक यूनिट पे मुझे 100 रुपए बच रहे हैं। सुन लीजिएगा, इस 100 रुपए का मैं क्या करूंगा। सर, पहले ये 100 रुपए नोट कीजिएगा, मैं एक और बास्केट में डालूंगा जिसका नाम है टोटल फिक्स कॉस्ट। मैं ये 100 रुपए इस बास्केट में डाल दूंगा। इधर टोटल फिक्स कॉस्ट की बास्केट है। सुन लो, 390 रुपीज खत्म हो गए। 390 रुपीज खत्म हो गए। 290 वेरिएबल में गिर गए, 100 गिर गए फिक्स कॉस्ट में। अब अंडरस्टैंड करना, मेरे पास आया सेकंड कस्टमर। दूसरा कस्टमर आया, मुझसे कहता है जिंगर। मैंने उसे जिंगर हैंड ओवर किया, उससे भी रिसीव किए 390। फिर 290 गिराऊंगा मैं वेरिएबल कॉस्ट में। इस 390 में से 290 गिराऊंगा वेरिएबल कॉस्ट की बास्केट में, और फिर 100 रुपए जो बच गए वो फिक्स कॉस्ट की बास्केट में गिराऊंगा। अंडरस्टैंड करना, द मोर आई सेल, the more amount will be falling in my fixed cost basket। जैसे जैसे मैं ज्यादा बेचूंगा, मेरी फिक्स कॉस्ट की बास्केट में पैसे गिरते चले जाएंगे, मेरी फिक्स कॉस्ट की बास्केट बढ़ती चली जाएगी। ये मुझे कहां तक भरनी है, चेक कर लीजिएगा। ये मुझे भरनी है 334,000 तक। 3,34,000, 3,34,000 रुपीज तक ये मुझे फिल करनी है। 3,34,000 तक ये मुझे फिल करनी है। जैसे ही ये बास्केट पूरी भर जाएगी, द मोमेंट दिस बास्केट इज फिल्ड, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन। अब हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर्ड है और हमारी फिक्स कॉस्ट भी कवर्ड है। सवाल ये आ जाता है, सवाल ये आ जाता है कि कितने जिंगर्स बेचने पड़ेंगे कि ब्रेक इवन हो जाए। तो ये है ब्रेक इवन इन नंबर ऑफ यूनिट्स। मैं आपके सामने इसकी डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं। ब्रेक इवन इन नंबर ऑफ यूनिट्स की चेक कीजिएगा। नंबर ऑफ यूनिट्स needed to be sold to cover total cost। टोटल कॉस्ट कवर करने के लिए कितने सिंगर बेचने पड़ेंगे ये पता चलेगा यहां पे। तो सर, इसका फॉर्मूला आपके सामने, मैं इसका फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। चेक कीजिएगा, आपके सामने मैं इसका फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। ब्रेक इवन इन नंबर ऑफ यूनिट्स का फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
कि टोटल फिक्स कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे हर एक यूनिट पे कितने रुपए की बचत हो रही है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हर एक जिंगर पे कितने रुपए की बचत हो रही है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अब आप मुझे बताएं, खुद आप मुझे बताएं, क्या हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है? यस सर, 334,000। चेक कीजिएगा, 334,000 रुपीज, 334,000, ये हमारे बिजनेस की फिक्स कॉस्ट है। ये एएफसी की फिक्स कॉस्ट है पर मंथ, पर मंथ। अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हर एक जिंगर पे कितने रुपए की बचत हो रही है? बता सकते हैं आप लोग कितने रुपए की बचत हो रही है? बता सकते हैं आप लोग हर एक जिंगर पे कितने रुपए की बचत हो रही है? हमने थोड़ी देर पहले वर्किंग की है 100। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक गाइस, बिल्कुल ठीक, 100। तो सर हर एक यूनिट पे 100 रुपीज की बचत हो रही है। तो अब अगर हम 334,000 को डिवाइड करें 100 से, हमारे पास आंसर आएगा, चेक कीजिएगा, 3,340 जिंगर्स। बिल्कुल ठीक अलीजे, बिल्कुल ठीक उमर, हमारे पास आंसर आएगा 3,340 जिंगर्स। आसान अल्फाजों में समझा देता हूं, मुझे हर महीने 3,340 जिंगर्स सेल करने पड़ेंगे ताकि मैं लॉस अवॉइड कर सकूं। नोट करना, आपको पता है ये कैसा टारगेट है? चेक कीजिएगा, 3,340 को अगर मैं 30 से डिवाइड कर दूं, जो कि एवरेज डेज इन अ मंथ है 30, तो आप चेक करो, रोज के मुझे 111.33 जिंगर सेल करने, रोज के मुझे 111.33 जिंगर सेल करने हैं। तो ये मुझे फाइनेंशियल टारगेट मिल गया। अब अगर मुझे ये आइडिया है कि भाई लेट सपोज मेरी रिसर्च है और अंडरस्टैंडिंग है और मार्केट स्टडी और सर्वे ये है कि भाई मैं आराम से रोज के 150 जिंगर तो बेच ही दूंगा आराम से, तो दैट मीन्स दिस बिजनेस इज फीजिबल फॉर मी, दिस बिजनेस इज फीजिबल फॉर मी। और अगर लेट सपोज सर्वे से मुझे आइडिया हुआ, मार्केट अंडरस्टैंडिंग से मुझे आइडिया हुआ कि भाई मैं रोज के सिर्फ जो है वो 80 सिंगर सेल कर सकूंगा और मुश्किल होगी इससे ज्यादा सेल करने में, सुन लीजिएगा, तो देन दिस डिसीजन शोज, दिस ब्रेक इवन इंफॉर्मेशन इज हेल्पिंग मी मेकिंग अ डिसीजन के अमार समाना ये बिजनेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें आपको लॉस होगा। 111 सिंगर तो सेल करने, लॉस अवॉइड करने के लिए आपकी स्टडी ये कह रही है कि आप 80 टू 85 बेच सकोगे, तो इसका मतलब बाकी जो लॉस आ रहा है वो तो बेयर करना पड़ेगा। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर, आई होप दैट दिस वुड बी वेरी क्लियर। यहां तक कोई सवाल है तो पूछें। तो सर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग सीम्स टू बी परफेक्टली क्लियर नाउ। तो अब हमारे पास है ब्रेक इवन का दूसरा तरीका, ब्रेक इवन का दूसरा मेथड, दैट इज अमाउंट ऑफ सेल्स रेवेन्यू, अमाउंट ऑफ सेल्स रेवेन्यू। मैं जरा इसकी डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं, चेक कीजिएगा, मैं आपके सामने इसकी डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं, चेक कीजिएगा, अमाउंट ऑफ सेल्स रेवेन्यू। अच्छा ये काफी घिचपिच हो रही है, मैं इसको एक लाइन नीचे ले जाता हूं। परफेक्ट, ऑल राइट। तो अमाउंट ऑफ सेल्स रेवेन्यू needed to be earned to cover total costs। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को
कि सर ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट्स में, कि सर ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट्स में हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि कितने जिंगर बेचने हैं। ये आइडेंटिफाई किया था कि कितने जिंगर बेचने हैं, नंबर, नंबर तादाद, जिंगर्स की तादाद की ब्रेक इवन हो जाए। यहां ये कैलकुलेट करना है कि कितने रुपए के जिंगर्स बेचने हैं, कि कितने रुपए के जिंगर्स बेचने हैं। सेल्स की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, सेल्स की, कि ब्रेक इवन हो जाए। और मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन 2 दिन पुरानी एग्जाम्पल कोट करता हूं, 2 दिन पुरानी एग्जाम्पल। सैटरडे नाइट में हेयर लैब की फ्रेंचाइज मीटिंग में मौजूद था एक जगह पे। तो जब हमारी फ्रेंचाइज मीटिंग की सारी डिस्कशन चल रही थी, आई प्रोवाइडेड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड द डाटा। तो आपको पता है दूसरा सवाल जो पोटेंशियल फ्रेंचाइजी था या है, उसने दूसरा सवाल मुझसे ये पूछा कि अमर साहब कितने रुपए की सेल्स में बाहर आ जाते हैं। वो स्ट्रीट लैंग्वेज है, बिजनेस लैंग्वेज है, कि कितने रुपए की सेल्स में बाहर आ जाते हैं। वो आसान अल्फाजों में मुझसे ब्रेक इवन एंड सेल्स रेवेन्यू पूछ रहा था कि भैया आपकी जो हेयर लैब की ब्रांच है, आप उसमें कितने रुपए की सेल्स में नो प्रॉफिट नो लॉस पर आ जाते हैं। मतलब वो मुझसे ब्रेक इवन अमाउंट ऑफ सेल्स रेवेन्यू पूछ रहा था। और ये मैं आपको बता दूं, ये बात मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूं कि मैं अपने वेंचर्स की अकाउंटिंग भी खुद करता हूं, कॉस्टिंग भी खुद करता हूं। ये सारी चीजें कैलकुलेट की हुई हैं। मुझे एग्जैक्टली पता है कि कितने रुपए की सेल्स में मुझे बाहर आना है। हाँ, इसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं होती प्रैक्टिकलिटी में जितनी यहां पे अज्यूम की जाती है। यहां अजम्पशंस बहुत होती हैं, बट दैट डज नॉट मेक इट इनअप्रोप्रिएट। ऐसे इनअप्रोप्रिएट नहीं कह सकते हम। मैं ब्रेक इवन अमाउंट ऑफ सेल्स रेवेन्यू निकालता हूं, यूनिट्स में नहीं निकलते हैं हमारे पास, लेकिन अमाउंट ऑफ सेल्स रेवेन्यू में निकलता है हमारे पास। पता चल जाता है, एक 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 क्या बोलते हैं, ब्रैकेट मिल जाता है कि यार इस ब्रैकेट की सेल्स रेवेन्यू में बाहर आ गए हम। बाकायदा मैं अपने एडमिन को इन्फॉर्म करता हूं, जब डेली की रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूं तो उसको इन्फॉर्म करता हूं रेंट आ गया। रेंट आ गया से मुराद रेंट बाहर हो गया, यूटिलिटीज बाहर हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बाहर हो गई, वेजेस बाहर हो गई, उसको बता देता हूं। वो पता चल जाता है कि भाई 15 को, 16 को, 17 तारीख को हमारे टोटल कॉस्ट कवर हो गए, अब जो कमाएंगे वो प्रॉफिट है, ब्रेक इवन इन सेल्स रेवेन्यू। तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं। ब्रेक इवन रेवेन्यू, ब्रेक इवन रेवेन्यू कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, ये चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा। ब्रेक इवन रेवेन्यू, इसको आइडेंटिफाई करने के या इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। इसको भी 2 तरीकों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये नोट कीजिएगा, चेक कीजिएगा। सर, पहला तरीका है हमारे पास, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, पहला तरीका ए करके इसको मेंशन कर रहा हूं। पहला तरीका है हमारे पास, चेक कीजिएगा, फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके सामने पहले तरीके का, ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो चेक कीजिएगा, ब्रेक इवन यूनिट्स को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा कितने रुपए की का रेवेन्यू जनरेट करना है। आसान अल्फाजों में, कितने जिंगर्स बेचने थे हमें ब्रेक इवन करने के लिए, आप लोगों ने खुद थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करके बताएं। 3340 जिंगर्स बेचने थे हमें, 3340 जिंगर्स बेचने थे हमें ब्रेक इवन करने के लिए यूनिट्स में। चेक कीजिएगा,
ये आपके सामने मैं वर्किंग कर रहा हूं यहां पे 3,340 जिंगर्स हमें बेचने थे ब्रेक इवन करने के लिए। और एक जिंगर हम कितने का सेल करते हैं सर? 390 का सेल करते हैं। एक जिंगर हम 390 का सेल करते हैं। सो Kian and Shayan has forwarded me values. I am just cross checking them. Yes sir, it is right. रुपीस चेक कीजिएगा, 13,02,600। जब हमारी इतनी सेल्स हो जाएंगी, जिस मौके पे 13,02,600 की सेल्स हो गई, हमें इत्मीनान हो गया कि फिक्स कॉस्ट कवर हो गई। अब हमें लॉस नहीं है, अब हमें लॉस नहीं है। चेक कीजिएगा, इसे कहते हैं ब्रेक इवन इन रेवेन्यू। ये नोट कीजिएगा, आपके सामने यहां पे वर्किंग करके दिखा रहा हूं। दोबारा चेक कर लीजिएगा, दोबारा चेक कर लीजिएगा बच्चों। 390 रुपीज की सेलिंग प्राइस है, 290 का टोटल वेरिएबल कॉस्ट है हमारा, 100 रुपए की बचत है। जैसे ही एक जिंगर बेचा, 100 रुपए यहां गिर गए। दूसरा जिंगर बेचा, फिर 100 रुपए यहां गिरे। 10 जिंगर बेचे, 1,000 रुपए यहां गिर गए। राइट, 10 जिंगर बेचे, 1,000 गिर गए। लेकिन इसको 3,34,000 तक लेके जाना है। इसका मतलब ये कि जिस मौके पे हम अपना 3,340 जिंगर सेल करेंगे, 3,340 जिंगर सेल करेंगे, उसका जो 100 रुपया यहां पे गिरेगा, तो ये पूरी बास्केट मुंह तक भर चुकी होगी। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। सर कितने जिंगर्स? 3,340 जिंगर्स। एक काम करो ना, 3,340 जिंगर्स को सेलिंग प्राइस से जरा मल्टीप्लाई करके देखो। 3,340 जिंगर्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके देखो। अगर एक जिंगर हम 390 का बेच रहे हैं, अगर एक जिंगर हम 390 का बेच रहे हैं, तो 3,340 जिंगर्स कितने के बिकेंगे सर? 13,02,600। अब हमारा ब्रेक इवन हो गया। सुन लेना, एक आखिरी बात इधर कंटिन्यू करूंगा। चेक कीजिएगा कि अब हमारे पास एक और कस्टमर आ गया। हमारी फिक्स कॉस्ट की बास्केट पूरी भर चुकी है, फिक्स कॉस्ट की बास्केट पूरी भर चुकी है। नोट कर लेना, चेक कर लेना, एक और कस्टमर आ गया। मतलब 3,341 जिंगर। तो उसको जैसे ही जिंगर हैंड ओवर किया, उसने 390 रुपीज दिए, तो उसके 290 तो अभी दोबारा वेरिएबल कॉस्ट में गिर जाएंगे, ये तो गिरेंगे ही गिरेंगे। लेकिन जो 100 बचेगा, हाँ इब्राहिम बिल्कुल ठीक बेटा, अब जो 100 बचेगा, वो यहां से एक दूसरी बास्केट में आएगा। नोट कीजिएगा, वो यहां से हमारे पास एक दूसरी बास्केट में आएगा। उस बास्केट को हम कहेंगे प्रॉफिट। ये लीजिएगा, अब जो 100 रुपीज आए, अलीजे बिल्कुल ठीक बेटा, अब जो 100 रुपीज आए हमारे पास, वो हमारी प्रॉफिट की बास्केट में गिरेंगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट की बास्केट पूरी हो चुकी है। एक और कस्टमर आया, एक और जिंगर बेचा, एक और 100 रुपीज बचे, प्रॉफिट में गिरते चले जाएंगे। सो अंडरस्टैंड करना, दिस इज हाउ प्रैक्टिकल दिस इज कॉस्टिंग। ये इतना प्रैक्टिकल है। फोकस करना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बास्केट से पैसे निकालूंगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बास्केट से पैसे निकालूंगा, बंस खरीदूंगा।
पैसे निकालूंगा, चिकन खरीदूंगा, पैसे निकालूंगा, वेजीज एंड सॉसेस खरीदूंगा, क्योंकि इसकी बास्केट में भी तो हर वक्त मैं 290 गिराता रहा। ठीक है। और फिक्स कॉस्ट की बास्केट से पैसे निकालूंगा, रेंट पे करूंगा, फिक्स कॉस्ट की बास्केट से पैसे निकालूंगा, सैलरीज पे करूंगा, क्योंकि वो भी बढ़ चुकी है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन रेवेन्यू पे हम काम कर रहे हैं इस वक्त। और यहां पे हमें पता ये चला था कि सर ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालने के दो तरीके हैं। पहला आपको बता दिया है, पहला तरीका आपको बता दिया है, ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालने के दो तरीके हैं। पहला आपको बता दिया है, पहला तरीका रिलेटिवली बहुत आसान था। ये जो तरीका आपके सामने मैंने इस वक्त लिखा है, ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, फोकस कर लीजिएगा। ये वाला तरीका रिलेटिवली सबसे आसान तरीका है। जो दूसरा तरीका आपके सामने आने जा रहा है ना, नोट कर लीजिएगा सर, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो नहीं, लोगों के फेसबुक स्टेटस पे डला हुआ होता है, रिलेशनशिप इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो वो असल में ना ब्रेक इवन रेवेन्यू की बात कर रहे होते हैं। आप लोगों को रिलेशन नजर आ रहा होता है, लेकिन वो बात कर रहे होते हैं ब्रेक इवन रेवेन्यू की, कि ये ब्रेक इवन रेवेन्यू का दूसरा तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है, चेक कर लेते हैं, नोट कीजिएगा। दूसरा तरीका क्या है, फोकस कीजिएगा। सर दूसरा तरीका है हमारे पास कैलकुलेट करने का, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी एस रेशो। सुकून से, बिल्कुल तसल्ली से, इत्मीनान से सांस लीजिए जरा। ब्रेक इवन रेवेन्यू ढूंढ रहे हैं, अमाउंट ऑफ सेल्स रेवेन्यू नीडेड टू बी अर्नड। इतना रेवेन्यू अर्न करना है ताकि फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कवर हो जाए, ब्रेक इवन हो जाए। तो उसका दूसरा फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सी एस रेशो। अब आप सबको टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में तो बहुत अच्छे से पता है। आप सब सोच रहे हैं कि सर ये कौन सा रेशो है, सी एस रेशो। सर आपने तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशो पढ़ा है, लिक्विडिटी रेशो पढ़ा है, फाइनेंशियल एफिशिएंसी रेशो पढ़ा है, उनमें तो कहीं भी नहीं था ये सी एस रेशो। तो ये ओ वाले रेशोज नहीं है, ये कॉस्टिंग के रेशोज में है, और खास तौर पे कॉस्टिंग में भी मार्जिनल कॉस्टिंग का रेशो है ये एब्जॉर्प्शन में यूज नहीं होता, सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग का है। तो आइए जरा हम सी एस रेशो पे काम करते हैं। चेक कीजिएगा आपके सामने सी एस रेशो को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं यहां पर। नोट कीजिएगा, चेक कीजिएगा, यहां पर आपके सामने सी एस रेशो को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ऑल राइट, फोकस कीजिएगा। सी एस रेशो को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। ये चेक कर लीजिएगा जरा, इसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, सी एस, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। उमर कासमानी बिल्कुल ठीक बेटा। तो अब सवाल ये आ जाता है स्टूडेंट का कि सर ये क्या है, व्हाट इज दिस कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। आइए एक डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं आपके सामने, चेक कीजिएगा। दिस रेशो, दिस रेशो identifies how much percentage of sales revenue is contribution। तो सर सीएस रेशो से
ये पता चलता है कि सेल्स रेवेन्यू का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। सेल्स रेवेन्यू के अंदर कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन मौजूद है, या फिर कंट्रीब्यूशन सेल्स रेवेन्यू के मुकाबले कितना परसेंट है। हाउ मच कंट्रीब्यूशन इज देयर इन द सेल्स रेवेन्यू। तो कंट्रीब्यूशन और सेल्स रेवेन्यू को कंपेयर करना है। यहां पे किसको कंपेयर करना है? कंट्रीब्यूशन और सेल्स रेवेन्यू को कंपेयर करना है। तो चेक कीजिएगा, सीएस रेशो निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है ना। सीएस रेशो निकालने के भी हमारे पास दो तरीके हैं, ए एंड बी। चेक कीजिएगा, जो पहला तरीका है ए, वो है पर यूनिट, और जो दूसरा तरीका है वो है टोटल। पहला तरीका है सीएस रेशो का सीएस रेशो निकालने का, सीएस कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो निकालने का पहला तरीका है पर यूनिट। क्या? पर यूनिट। और दूसरा तरीका है टोटल। अच्छा, मैं आपके सामने दोनों के फॉर्मूला लिखूंगा ना, आप बहुत आराम से खुद रियलाइज कर लोगे कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस एक एक यूनिट की बेसिस पर है एक जिंगर, और एक सारे जिंगर्स की बेसिस पर है टोटल। जब टोटल जिंगर्स की बात करें तो टोटल सीएस रेशो, और एक जिंगर की बात करें तो पर यूनिट सीएस रेशो। बहुत आसान है। आपके सामने इसका फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा। सर, इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये देखें, जब हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को, एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन को उसकी सेलिंग प्राइस से कंपेयर करते हैं, हम एक यूनिट के कंट्रीब्यूशन को उसकी सेलिंग प्राइस से कंपेयर करें, तो ये हमें मिलता है पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। और जब हम टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करें, ये चेक करना, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ये चेक करें, जब हम टोटल कंट्रीब्यूशन को टोटल सेल्स रेवेन्यू से कंपेयर करें, आप चेक कर लो एक चीज, यहां पे भी कंट्रीब्यूशन है, यहां पे भी कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब न्यूमरेटर तो है ही कंट्रीब्यूशन, बस फर्क क्या है, यहां एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन है, यहां टोटल कंट्रीब्यूशन है। बात एक ही है। एक में एक जिंगर की बात कर रहे हैं, एक में सारे जिंगर्स की बात कर रहे हैं, टोटल की। यहां पे डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस है, यहां सेल्स रेवेन्यू है। सेलिंग प्राइस एक यूनिट की होती है, सेल्स रेवेन्यू टोटल का होता है, दोनों का परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमारे पास कुछ वर्किंग्स हैं, हमारे पास इमीडिएटली कुछ वर्किंग्स आ रही हैं। मैं आप लोगों से चाहूंगा, आप लोग कैलकुलेटर जरा यूज कर लें अपने अपने, जल्दी 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 वर्किंग करेंगे। अलीजे, फातिमा, हमजा, कियान, महराज, उमर, शायान, साइद, उमर, रोमान, जारा, बच्चों, आई होप दैट कैलकुलेटर इज विद यू गाइस राइट नाउ। मुझे ये बताएं, क्या हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अवेलेबल है? यस और नो? यस और नो? जल्दी से, अगर है तो वैल्यू भी बता दो, वैल्यू भी बता दो। क्या हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अवेलेबल है? वेरी गुड, 100। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, 100 बिल्कुल ठीक गाइस, 100। तो चेक कीजिएगा, ऑलराइट, फोकस कीजिएगा, रुपीस 100। क्या सेलिंग प्राइस अवेलेबल है? क्या सेलिंग प्राइस अवेलेबल है? यस सर, 390। मल्टीप्लाई करें हैं 100 से, तो
सी एस रेशो आ जाएगा। सी एस रेशो 100 डिवाइड बाई 390 इंटू 100, दैट विल गिव मी, अच्छा काफी बड़ा सी एस रेशो है, मैं सुन लीजिएगा। एग्जामिनर आपको ये कहता है कि आप 2 डेसिमल प्लेस तक रखो। एग्जामिनर आपको कहता है कि आप 2 डेसिमल प्लेस तक रखो, लेकिन क्योंकि आज मैं आपको यहां पर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तो आई वोंट बी स्टिकिंग टू 2 डेसिमल प्लेस, मैं पूरी वैल्यू कंसिडर करूंगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो आज। तो चेक करना जरा, हमारा सी एस रेशो आ रहा है 25.64102564। ये तो वो लग रहा है 09000786, हाँ भाई, राइट, ऐसा ही है ना। तो 25.64102564%, ये लीजिए परसेंट, परसेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप मुझे ये बताएं, जल्दी से बताएं, क्या हमने सी एफ रेशो निकाल लिया? यस और नो? यस और नो, क्या हमने सी एस रेशो कैलकुलेट कर लिया? यस सर, सी एस रेशो डन। अब आप मुझे बताओ, क्या हमें सी एस रेशो इस फॉर्मूले में अप्लाई करना पड़ेगा? क्या हमें सी एस रेशियो इस फॉर्मूले में अप्लाई करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो सी एस रेशियो हमने निकाल लिया, और टोटल फिक्स कॉस्ट हमें पता है। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? चेक कीजिएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट है ₹334,000। एक काम करता हूं, इसको बिल्कुल सामने ही प्लेस करता हूं ताकि फॉर्मूला भी रिकॉल हो जाए, रिकैप हो जाए। और सर, सी एस रेशियो है 25.64102564। क्या आप लोग इसकी कैलकुलेशन करके, अच्छा ये परसेंटेज में, बाय द वे परसेंटेज, परसेंटेज लगाना नहीं भूलना। क्या आप लोग वैल्यू निकाल के दे सकते हो? क्या आप लोग सेल्स रेवेन्यू निकाल के दे सकते हो? निकाल के दें। ऑलराइट, अलीजे ने आंसर भेज दिया है, एंड अलीजे इट इज मैचिंग अप, राइट, मैच हो गया आंसर हमारा। ऐसा ही है ना, चेक कीजिएगा, 334,000 डिवाइडेड बाई 25.64102564 इंटू 100। 100 से भी मल्टीप्लाई करना है अली से, तो आप चेक करें, कियान 100 से मल्टीप्लाई करना है, शायान शायान 100 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज है। तो आंसर आया, ये चेक तो करो, आंसर आया ₹13,02,600। मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों आंसर्स दोनों तरीकों से मैच हो गए? सेल्स रेवेन्यू सेम ही आई दोनों तरीकों से, चाहे आप इस तरीके से निकालो या इस तरीके से निकालो, आपके आंसर सेम आए, आंसर थोड़ी डिफरेंट आएगा यार कोई। अच्छा, अब आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। ब्रेक इवन के कॉन्सेप्ट में एक आखिरी चीज रह गई है, और बहुत छोटी सी चीज है, बहुत स्मॉल माइनर सा कॉन्सेप्ट है, टेस्ट होता है वेरी फ्रीक्वेंटली। ब्रेक इवन का सवाल होगा तो ये कॉन्सेप्ट लाजमी टेस्ट होगा, जिसका नाम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसे हम कहते हैं MOS। चेक कर लीजिएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पहले जरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी को आपके सामने डिफाइन कर देता हूं, डिस्क्राइब कर देता हूं। व्हाट डू वी मीन बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी? It refers to the number of units that are sold above
ब्रेक इवन लेवल। पढ़ लें जरा एक दफा। रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आर सोल्ड अबव ब्रेक इवन लेवल। ब्रेक इवन से जितने ज्यादा यूनिट्स हम बेचेंगे, ब्रेक इवन से जितने ज्यादा यूनिट्स हम बेचेंगे, इसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका फॉर्मूला है, नोट कीजिएगा, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स। ये चेक करें जरा, जितने यूनिट्स हमने बेचे हैं और ब्रेक इवन के लिए कितने यूनिट्स बेचने थे, दोनों के डिफरेंस से आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता है। दोनों के डिफरेंस से आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता है। सुन लीजिएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये इन्वेस्टर्स को सपोर्ट देता है, हेल्प करता है इन इन आइडेंटिफाइंग दैट वेदर टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस और नॉट। जैसे मिसाल के तौर पे अभी एक एग्जांपल ले, अभी एएफसी की ही एग्जांपल क्योंकि चल रही है, इसी पे बात कर लेते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे। भैया ब्रेक इवन के लिए नोट कीजिएगा हमें कितने यूनिट्स बेचने थे। सर ब्रेक इवन के लिए हमें 3340 जिंगर्स बेचने पड़ रहे थे। ब्रेक इवन के लिए हमने लेट सपोज 3400 यूनिट सेल किए हैं, 3400 जिंगर सेल किए हैं। अच्छा मुझे बताओ, क्या ब्रेक इवन से ऊपर सेल किए हैं? क्या ब्रेक इवन से ज्यादा सेल किए हैं? यस सर। कितने ज्यादा सेल किए हैं? नोट कीजिएगा, 60 जिंगर्स। तो 60 जिंगर्स हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब सुन लो, इसका मतलब 60 जिंगर्स तक बिजनेस सेफ है। 60 जिंगर्स तक बिजनेस सेफ है। अगर इस पोजीशन में 60 जिंगर्स कम सेल हो तो भी बिजनेस सेफ है। एक कम बिके तो 59 जिंगर्स हो जाएंगे सेफ, ब्रेक इवन से ऊपर ही है। एक और कम बिके तो 58 सिंगर्स हो जाएंगे, अभी भी सेफ हैं। 10 कम सेल हो तो 50 सिंगर्स हो जाएंगे, अभी भी सेफ हैं। 60 कम सेल होए, 0 अबव, अभी भी सेफ हैं क्योंकि लॉस नहीं हो रहा। जितने बेचने थे उतने ही बेच रहे हैं, लेकिन उससे एक कम हो जाए तो लॉस हो जाएगा, सेफ नहीं है। अब अंडरस्टैंड करना, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा, आपके जवाब के बाद इस क्लास को और लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, बट जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आप मुझे ये बताएं कि 60 जिंगर्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा अच्छा है या 600 जिंगर्स का? जी, 60 जिंगर्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा अच्छा है या फिर 600 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी? ऑलराइट अलीजे बिल्कुल ठीक बेटा, शायान बिल्कुल ठीक, कियान बिल्कुल ठीक। हाँ भाई कौन है और? हमजा एंड उमर, हमजा एंड उमर, मुझे बताओ 60 सिंगर्स पे मैं ज्यादा सेफ होऊंगा या, मतलब समझना इस बार 600 पे। सर 600 पे मेरी बचत, मेरी सेफ्टी ज्यादा है ना। अगर मैं 600 जिंगर्स ऊपर सेल कर रहा हूं, उमर कासवानी, अगर मैं 600 जिंगर्स ऊपर सेल कर रहा हूं तो मेरे पास फ्लक्चुएशन की गुंजाइश ज्यादा है। 60 सिंगर्स में फ्लक्चुएशन की गुंजाइश कम है। मैं तो बोलूंगा यार ये 60 सिंगर्स तो कभी भी कम हो सकते हैं। थोड़ी सी भी मार्केट में फ्लक्चुएशन आ गई, थोड़ा सा भी मौसम चेंज हो गया, हालात बदल गए, अचानक से कोई चेंजेस आ गई, सर कोई प्रोटेस्ट शुरू हो गया, रोड बंद हो गया, मेरी सेल्स तो गई आज की। 60 सिंगर्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी
बहुत लो है, 600 जिंगर्स का ज्यादा है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, जितना ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा उतना अच्छा है। मुझे बताएं, इज दैट क्लियर? यस प्लीज।